महाभारत की कहानियां, राजा महाराजा, जाति पाति के नियम, ओहो। हिस्ट्री का ये चैप्टर लंबा जरूर लगता है, पर बोरिंग बिल्कुल नहीं। डर लग रहा है क्या? अरे चिंता मत करो, आज ना हम इस चैप्टर को इतना आसान बना देंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स लेना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं हूं तुम्हारा दोस्त और तुम देख रहे हो स्टडी माफिया। हेलो मेरे फ्यूचर टॉपर्स, स्टडी माफिया में तुम सबका बहुत बहुत वेलकम है। हाँ जी, तो कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी? मुझे ना जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ कि तुम्हारा टारगेट परसेंटेज कितना है इस साल। और हाँ, ये भी बताना कि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। तुम्हारा हर एक कमेंट हमारे लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। फटाफट पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाओ। देखो, ये चैप्टर किनशिप, कास्ट एंड क्लास बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाई वेटेज टॉपिक है। इसकी वेटेज 3 से 8 मार्क्स तक जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, इस चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने के चांसेस ना बहुत ज्यादा हाई हैं। तो हम एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझेंगे। रेडी? तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इस पूरे चैप्टर को 5 सिंपल सेक्शंस में तोड़कर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम हिस्टोरियंस के जासूस बनेंगे और देखेंगे कि भाई उन्हें इतनी पुरानी बातें पता कैसे चलती हैं। फिर हम सोसाइटी के कोर यानी फैमिली और मैरिज सिस्टम को समझेंगे। उसके बाद आएगा इस चैप्टर का हीरो, द वर्ना सिस्टम। फिर उस दौर की इकोनॉमी और सिटी लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे और बिल्कुल एंड में एक सुपर फास्ट रिविजन। चलें फिर। सेक्शन 1, द हिस्टोरियंस टूल किट। जरा सोचो, हम लगभग 2500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अब टाइम मशीन तो है नहीं हमारे पास, है ना? तो हिस्टोरियंस को कैसे पता चलता है कि तब आखिर हुआ क्या था? इस सेक्शन में हम उन्हीं टूल्स यानी उन सोर्सेस को समझेंगे जिससे इतनी बड़ी हिस्ट्री लिखी जाती है। मोटे तौर पर हिस्टोरियंस के पास ना 2 तरह के सबूत होते हैं। पहला, लिटरेरी सोर्सेस, मतलब लिखी हुई चीजें, जैसे रिलीजियस ग्रंथ हो गए, वेदास, धर्मशास्त्रस और ऑफ कोर्स हमारी एपिक महाभारता। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी जमीन की खुदाई से मिली हुई चीजें, जैसे पुराने शहरों के रूइंस, पत्थर पर लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस, उस जमाने के मिट्टी के बर्तन और सिक्के। एक बात हमेशा याद रखना, एक अच्छा हिस्टोरियन दोनों सोर्सेस को क्रॉस चेक करके ही हिस्ट्री की सही पिक्चर बनाता है। अब आते हैं महाभारत पर। देखो, इसे सिर्फ एक कहानी या रिलीजियस स्टोरी मत समझना। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है। इसको नोट कर लो। इसकी खास बात यह है कि इसे किसी एक इंसान ने नहीं लिखा। ये लगभग 1000 साल तक लिखी जाती रही और टाइम के साथ इसमें नई नई चीजें जुड़ती गईं। इसलिए ये उस दौर के बदलते सोशल रूल्स और वैल्यूज का एक शीशा है, एक आईना है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें मिथ और रियलिटी दोनों मिक्स हैं, इसलिए हिस्टोरियंस इसे एक डिटेक्टिव की तरह पढ़ते हैं। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं, तो चलो अब देखते हैं कि इन सोर्सेज से हमें उस समय की सोसाइटी के बारे में क्या पता चलता है। हमारा अगला सेक्शन है किनशिप एंड मैरिज। बेसिकली हम समझेंगे कि उस दौर में परिवार कैसे होते थे और शादी के क्या-क्या नियम थे। यही तो किसी भी सोसाइटी का फाउंडेशन होते हैं आखिरकार। उस दौर का सबसे इंपॉर्टेंट सोशल रूल था पैट्रिलिनी, यानी पितृवंशिकता। बिल्कुल सिंपल भाषा में वंश जो है वो पिता से पुत्र तक चलता था। प्रॉपर्टी, जमीन, राजगद्दी सब कुछ फादर से सन को मिलता था। बेटियों का प्रॉपर्टी पर हक नहीं माना जाता था। यह सिस्टम खासकर राजाओं के परिवारों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इसी से तय होता था कि अगला राजा कौन बनेगा। जैसे महाभारत में पांडवस और कौरवस के बीच राजगद्दी के लिए तो सारी लड़ाई हुई थी। सिंपल। अच्छा, अब बात करते हैं शादी के नियमों की, जिनके बारे में धर्मशास्त्रों में लिखा गया था। यहाँ 2 टर्म्स याद रखना आसान है, एक्सोगमी और एंडोगमी। एक्सोगमी का मतलब था अपने गोत्र से बाहर शादी करना। गोत्र क्या था? ये एक वैदिक ऋषि के नाम से चलता था और माना जाता था कि एक गोत्र के सभी लोग उसी ऋषि के वंशज हैं, इसलिए वो आपस में भाई बहन हुए। दूसरा रूल था एंडोगमी, यानी अपनी जाति या कम्युनिटी के अंदर ही शादी करना। बेसिकली इन्हीं रूल्स से सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन एक बात हमेशा हमेशा याद रखना, हिस्ट्री में जो किताबों में लिखा है यानी आइडियल रूल्स, और जो असल में होता है यानी रियल प्रैक्टिस, उसमें अक्सर फर्क होता है। ये जो नियम थे ये आदर्श थे, पर हर कोई इन्हें फॉलो नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, साउथ इंडिया में सातवाहना रूलर्स में ना क्रॉस कजन मैरिज बहुत कॉमन थी, जो धर्मशास्त्रों के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ थी। इससे साफ पता चलता है कि इंडिया शुरू से ही एक डाइवर्स देश रहा है, जहां अलग अलग जगह पर अलग अलग रिवाज चलते थे। आप बात करते हैं विमेन की पोजीशन की, जो कि काफी कॉन्ट्राडिक्टरी यानी उलझी हुई थी।
देखो, एक तरफ तो उन्हें माँ और पत्नी के रूप में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, पर दूसरी तरफ उनकी आज़ादी काफ़ी लिमिटेड थी। धर्मशास्त्र ये कहते थे कि एक औरत को हमेशा किसी मेल की गार्डियनशिप में ही रहना चाहिए, पहले अपने पिता, फिर पति और फिर बेटे के। लेकिन हमें इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि कुछ पावरफुल क्वींस भी थीं, जैसे प्रभावती गुप्ता, जो ना सिर्फ जमीन की मालिक थीं बल्कि उसे दान भी करती थीं। इससे क्या समझे कि टेक्सचुअल रूल्स और रियल लाइफ में एक बड़ा गैप था। चलो भाई, अब हम आते हैं इस चैप्टर के हार्ट पर, द वर्ना सिस्टम। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लो। ये एक सोशल हायरार्की यानी एक सीढ़ी जैसा सिस्टम था जिसने इंडियन सोसाइटी पर हजारों सालों तक असर डाला। अब हम समझेंगे कि आखिर ये सिस्टम था क्या और क्या सब लोग इसे चुपचाप मानते थे। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स ने सोसाइटी को 4 वर्नर्स में डिवाइड किया। ये एक लैडर जैसा सिस्टम था। सबसे ऊपर टॉप पर थे ब्राह्मणास, जिनका काम था पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ करना। फिर आते थे क्षत्रियास यानी राजा और योद्धा, जिनका काम था रक्षा करना। तीसरे नंबर पर थे वैश्यास, जो ट्रेडर्स, फार्मर्स और मर्चेंट्स होते थे। और सबसे नीचे थे शूद्रास, जिनका काम ऊपर के तीनों वर्णा की सेवा करना बताया गया था। और सबसे जरूरी बात, ये सिस्टम बर्थ बेस्ड था, मतलब आप जिस वर्णा में पैदा हुए आप पूरी जिंदगी उसी के रहेंगे। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सब लोगों ने इस सिस्टम को आंख बंद करके मान लिया था? क्या किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाए? क्या लगता है तुम्हें? सोचो जरा। बिल्कुल नहीं। इस वर्णा सिस्टम को उस समय जोरदार चैलेंज मिला, खासकर नए धर्मों से, जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा कि किसी भी इंसान का स्टेटस उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से, उसके एक्शन से बनता है। उन्होंने इस बर्थ बेस्ड सिस्टम को पूरी तरह रिजेक्ट किया और सबकी बराबरी की बात की। इससे पता चलता है कि उस सोसाइटी में अलग अलग आइडियाज थे, अलग अलग विचारधाराएं थी और बहस हमेशा चलती रहती थी। चलिए, अब सोशल लैडर को ना एक अलग एंगल से देखते हैं। सिर्फ जन्म ही नहीं, बल्कि पैसा, जमीन और आपका काम भी तो स्टेटस डिसाइड करता है ना? तो अब हम वर्णा से आगे बढ़कर क्लास को समझेंगे। इस सेक्शन में हम उस दौर की इकोनॉमी, शहरों का विकास और अमीर गरीब के बीच के अंतर को एक्सप्लोर करेंगे। अराउंड 600 BCE इंडिया में सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज शुरू हुआ। इसका क्या मतलब है? यानी इंडस वैली के बाद एक बार फिर से नए नए शहर बसने लगे। पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा जैसे शहर बड़े ट्रेड और पॉलिटिकल सेंटर्स बन गए। और इन्हीं शहरों में नए सोशल ग्रुप्स भी सामने आए, जैसे सेथीज यानी बहुत अमीर मर्चेंट्स और स्किल्ड आर्टिसंस। इन लोगों के पास बहुत पैसा था और सोसाइटी में इनका इन्फ्लुएंस भी तेजी से बढ़ रहा था। ये जो सोशल इनइक्वालिटी थी ना, ये लोगों की डेली लाइफ में साफ दिखती थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें आर्कियोलॉजी से मिलता है, और वो है उनके घर। जो अमीर लोग थे, जैसे राजा और बड़े मर्चेंट्स, वो पक्की ईंटों यानी बेक्ड ब्रिक्स से बने बड़े बड़े घरों में रहते थे। वहीं दूसरी तरफ जो गरीब लोग थे, वो कच्ची मिट्टी से बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे। तो आप समझ सकते हो कि घर बनाने का मटीरियल ही क्लास डिफरेंस का एक इंडिकेटर बन गया था। इस दौर में इकोनॉमी सच में बूम कर रही थी। खेती यानी एग्रीकल्चर तो हमेशा से बेस था, और राजा किसानों से भागा नाम का टैक्स भी लेते थे। पर अब क्राफ्ट प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पता है, अलग अलग काम करने वाले आर्टिजन्स ने अपनी यूनियंस बना ली थी, जिन्हें श्रेणीज या गिल्ड्स कहते थे। ये गिल्ड्स रॉ मटेरियल खरीदते थे, प्रोडक्शन कंट्रोल करते थे और मार्केटिंग भी करते थे। ट्रेड सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि रोम तक से हो रहा था, और इस सब को आसान बनाने के लिए कॉइन्स का इस्तेमाल भी कॉमन हो गया था। तो दोस्तों, ये थे इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स। आई रियली होप कि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो, एग्जाम से पहले एक क्विक सुपर फास्ट फाइनल रिवीजन करते हैं, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाएं। ओके, फटाफट रिवाइज करते हैं। रेडी? पॉइंट 1, हमने देखा कि पावर का बेस किनशिप था, खासकर पैट्रिलिनी यानी पितृवंशिकता। पॉइंट 2, सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए शादी के नियम जैसे एक्सोगमी और एंडोगमी बनाए गए। पॉइंट 3, वर्ना सिस्टम ने एक सोशल हायरार्की बनाई जो कि बर्थ बेस्ड थी। पॉइंट 4, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो टेक्स्ट्स में लिखा था वो सिर्फ आइडियल था, असलियत में सोसाइटी बहुत ज्यादा डाइवर्स थी। पॉइंट 5, शहरों के विकास से नए अमीर लोग यानी मर्चेंट्स सामने आए। और आखिरी पॉइंट, अमीर और गरीब के बीच का फर्क उनके रहने सहने में साफ दिखता था। ऑल क्लियर? इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि उस जमाने की इंडियन सोसाइटी स्टैटिक यानी रुकी हुई नहीं थी। ये एक डायनामिक जिंदा सिस्टम था जो लगातार बदल रहा था, इवॉल्व हो रहा था।
नए शहर बन रहे थे, नए आइडियाज आ रहे थे और पुराने नियमों को चैलेंज भी किया जा रहा था। और अब एक सवाल तुम्हारे लिए, जरा सोचना, ये हजारों साल पुरानी किनशिप, कास्ट और क्लास के जो सिस्टम्स हैं, क्या आज भी हमारी सोसाइटी को, हमें किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं? इसका जवाब जरूर सोचना और हो सके तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करना। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।